हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम चरत्व संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। चरत्व संधि विधायक सूत्र है खरीच। इस सूत्र के द्वारा चरत्व संधि होती है। ये क्या कहता है? तो यदि झल प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार हो तो, यदि झल प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार हो तो झल के स्थान पर उसी के वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। यह नियम एक दृष्टिकोण से थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि 10th स्तर पर बालक ये नहीं समझ पाता कि झल प्रत्याहार क्या चीज़ है, खर प्रत्याहार क्या चीज़ है। तो हालांकि मैंने ये सूत्र बनाया कि प्लस के पहले झल प्रत्याहार हो, प्लस के पश्चात खर प्रत्याहार हो, तो झल के स्थान पर उसी की लाइन का प्रथम वर्ण हो जाता है, अर्थात झल को चर हो जाता है। तो झल के स्थान पर चर आदेश होता है, इसलिए इस संधि का नाम चरत्व संधि पड़ता है। और चर मतलब प्रथम वर्ण के स्थान पर, झल के स्थान प्रथम वर्ण मतलब चट आता है। किंतु मुझे पता है कि आपको संपूर्ण बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी, इसलिए आप इसे यूं समझें, इस पूरे जल को, खर को, चर को, सबको छोड़ दो। आप इतना सा ध्यान दें, यदि अगर प्लस के पहले किसी भी लाइन का तीसरा वर्ण है तो उसके स्थान पर उसी की लाइन का पहला वर्ण कर दो। पुनः समझिए, प्लस के पहले यदि अगर किसी भी वर्ग का, किसी भी लाइन का तीसरा वर्ण है तो तीसरे वर्ण को हटा दो और उसके स्थान पर उसी की लाइन का पहला वर्ण कर दो। जैसे ग आए तो क कर दो, ज आए तो च, ड आए तो ट, द आए तो त, ब आए तो प। अर्थात 3 के स्थान पर पहला कर देना ही चरत्व संधि कहलाती है। अर्थात किसी भी लाइन का तीसरा वर्ण अथवा चौथा वर्ण हो तो उसके स्थान पर उसी की लाइन का पहला वर्ण कर दो। इसमें संपूर्ण सूत्र आ जाएगा कि किसी भी लाइन का यदि अगर तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण हो तो उसके स्थान पर उसी की लाइन का पहला वर्ण कर देना ही चरत्व संधि कहलाती है। जैसे कि सद प्लस कार, तो यहाँ पर प्लस के पहले द तीसरे नंबर का वर्ण है, तो हमें द को हटाना और त लिख देना है। तो हमने क्या किया, द को हटाया, त लिख दिया। तो सत प्लस कार, ये द आधा था तो त भी आधा है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा सत्कार। सद प्लस कार बराबर सत्कार। ठीक उसी प्रकार सद प्लस पुत्र बराबर सतपुत्र। वही द तीसरा वर्ण है तो पहला वर्ण हमने कर दिया, तो त बन गया सतपुत्र। विपद प्लस काल है तो बराबर विपत काल है, वही द के स्थान पर पहला वर्ण हो गया। उद प्लस कीर्ण है तो बराबर उत्कीर्ण है, ये द आधा है तो त भी आधा ही रहेगा। उद प्लस पन्न बराबर उत्पन्न है। यहाँ तक प्रत्येक लाइन के तीसरे वर्ण थे तो हमने उनके स्थान पर उसी की लाइन का पहला वर्ण कर दिया। अब आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ समिध प्लस सु, ये ध चौथा वर्ण ध, त की लाइन का त थ द ध, तो ये चौथा वर्ण है। तो हमें क्या करना है, इस चौथे वर्ण के स्थान पर भी पहला वर्ण ही करना है। तो ये ध की लाइन का और त की लाइन का चौथा वर्ण है, इसे त की लाइन का पहला वर्ण त है, तो ये बन गया समित सु। तो समिध प्लस सु बराबर क्या बन जाएगा, समित सु। उसी प्रकार लब प्लस शते, तो भ ये भी चौथा वर्ण है प की लाइन का, और हमने इसके स्थान पर भी इसी की लाइन का पहला वर्ण क्या हो गया, प, तो ये बन गया लपशते। लब प्लस शते बराबर लपशते। ठीक है, तो इसे पढ़ सकते हैं कि यदि अगर प्लस के पहले किसी भी लाइन का तीसरा या चौथा वर्ण हो तो आप तीसरे और चौथे वर्ण को हटा दो और उसके स्थान पर उसी की लाइन का पहला वर्ण कर दो, उसे ही चरत्व संधि करते हैं। 3 के स्थान पर पहला कर देना या 3 या 4 के स्थान पर पहला कर देना, संधि कौन सी कहलाएगी, चरत्व संधि कहलाती है। नेक्स्ट संधि है अनुनासिक संधि। कौन संधि, अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि का विधायक सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यह सूत्र क्या कहता है,
ये कहता है कि यदि पदांत यर प्रत्याहार के बाद, यदि पदांत यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक वर्ण हो तो, यदि पदांत यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक वर्ण हो तो यर के स्थान पर उसी के वर्ग का पंचम वर्ण विकल्प से हो जाता है। यर के स्थान पर उसी के वर्ग का पंचम वर्ण विकल्प से हो जाता है। अब ये पूरी चीज़ जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी कि बड़ी जटिल इसकी जो है लैंग्वेज है, और इसका इस पूरे 3-4 लाइनों का सार इसी सूत्र में दिया गया कि प्लस के पहले यर प्रत्याहार हो, प्लस के पश्चात अनुनासिक वर्ण हो, अनुनासिक वर्ण का मतलब 5वां वर्ण हो, तो यर को उसी की लाइन का पंचम वर्ण हो जाता है। किंतु ये सारी चीज़ें आपके 10th के लेवल पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप इसे बिल्कुल सरल लैंग्वेज में इस प्रकार से समझें। तो सबसे सरल तरीका है इस अनुनासिक संधि का, वो ये है कि यदि अगर प्लस के पहले, यदि अगर प्लस के पहले किसी भी लाइन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो, यानी प्लस के पहले किसी भी लाइन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो और प्लस के पश्चात 5वां वर्ण हो, तो आप एक काम कीजिए, 1, 2, 3, 4 को हटा दो और इनके स्थान पर इसी की लाइन का 5वां वर्ण कर दो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुनासिक संधि। पुनः समझो, 1, 2, 3, 4 के पश्चात यदि अगर 5वां वर्ण हो तो आप 1, 2, 3, 4 को हटा दो, उसके स्थान पर उसी की लाइन का 5वां वर्ण कर दो, उसे कहते हैं हम अनुनासिक संधि। इसे आप बिल्कुल शॉर्ट में यूँ पढ़ सकते हो कि पीछे 5 तो आगे 5, यानी पीछे यदि 5वां वर्ण आता है तो आगे भी आपको उसी की लाइन का 5वां वर्ण कर देना है। और यदि अगर आप इसे और भी सरल तरीके से पढ़ो तो बस कुछ मत करो, डायरेक्ट इतना सा करो कि यदि अगर आपको पहला वर्ण दिखाई दे तो आप उसके स्थान 5वां वर्ण कर दो। कै के स्थान बन गया, जय के स्थान पर ही है, टै को न, तै को न, पै को मैं। ठीक है, जैसे कि वाक प्लस मयम, तो प्लस के पहले पहला वर्ण है, कै की लाइन का पहला अक्षर है, प्लस के पश्चात 5वां अक्षर है, तो पीछे यदि 5वां अक्षर आता है, पीछे यदि 5वां वर्ण आता है तो आगे जो भी वर्ण आता है आपको वह हटा देना है और उसके स्थान पर उसी की लाइन का 5वां वर्ण कर देना है। तो कै की लाइन का 5वां अक्षर क्या होगा? हंग। कै की लाइन का 5वां अक्षर होगा हंग। ठीक है, इसलिए आपने कै की लाइन का 5वां अक्षर किया हंग और ये बन गया वांगमयम और ये बन गया वांगमय। चित प्लस मयम, तो तय पहला अक्षर है। ठीक है, तो पहला अक्षर तय है, तो आप क्या कीजिए, इस तय के स्थान पर इसी की लाइन का 5वां वर्ण कर दीजिए, तो तय की लाइन का 5वां अक्षर हो जाएगा न, त थ ध द न, तो बन गया चिन्मयम। अपमयम, पीछे 5वां वर्ण है, तो आपको क्या करना है, आपको आगे जो वर्ण दिया गया है उसको हटाना है और उसके स्थान पर उसी की लाइन का 5वां अक्षर, तो पै की लाइन का 5वां अक्षर क्या होता है? मैं। ये आधा पै है, इसलिए ये भी आधा में हो जाएगा और ये बन जाएगा अमयम। जैसे कि चित्त प्लस मात्रम, तो पीछे 5वां है तो आगे जो वर्ण दिया गया उसका 5वां कर दो, तो तय की लाइन का 5वां अक्षर होगा न और ये बन जाएगा चिन्ह मात्रम। जैसे कि जगत प्लस नाथ है, पीछे 5वां है तो आगे जो भी वर्ण दिया गया उसका 5वां कर दो, ये बन जाएगा जगन्नाथ। जैसे कि एतत प्लस मुरारी, पीछे 5वां है तो आगे आपके जो तय दिया गया है उसकी लाइन का 5वां अक्षर कर दो, बन जाएगा एतन मुरारी। और इस प्रकार से आपकी जो है अनुनासिक संधि समाप्त होती है।